फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपको समाज की जनसांख्यिकीय संरचना के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसका जनसांख्यिकी का अर्थ समझ लीजिए। हमारा पहला प्रश्न यही है कि जनसांख्यिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको इसका अर्थ बता देते हैं। जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को जनसांख्यिकी या जनांकिकी कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले, तो वो विज्ञान जो जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन करता है उसे ही जनसांख्यिकी या जनांकिकी कहा जाता है। तो बच्चों समझ आ गया, जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को जनसांख्यिकी या जनांकिकी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है। इसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, मैं आपको समझा दूं। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जैसे कि पहले ज्यादा लोग, अधिकतर लोग गांव में निवास करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या नगरों में बढ़ने लगी है। नगरों का विकास ज्यादा होने लगा है और गांव के लोग शहरों की तरफ भागने लगे हैं। तो उसका क्या कारण है? जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। जन्म दर और मृत्यु दर, 1000 पुरुषों पर या 1000 लोगों की संख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म दर कहा जाता है, और मृत्यु दर 1000 की जनसंख्या के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से इसका है। आगे मैंने ये बता रखा है पूरा। इसके बाद है प्रवसन के स्वरूप। प्रवसन बाहर, तो बाहर जो बसने वाले लोग हैं, तो उसका कारण क्या है? वो शिक्षा के लिए बाहर पढ़ने गए हैं या काम की तलाश में गए हैं, तो उसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। स्त्री पुरुष अनुपात कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है। विभिन्न समूहों और संप्रदायों में साक्षरता दर, विभिन्न समूह जैसे जनजातीय समूह है, संप्रदाय है, तो उनमें साक्षरता दर कितनी है। एक बार फिर से देखो, जनसांख्यिकी का अर्थ क्या है? जनसांख्यिकी का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को जनसांख्यिकी या जनांकिकी कहते हैं। इसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म एवं मृत्यु दर, प्रवसन के स्वरूप, स्त्री पुरुष अनुपात, विभिन्न समूहों एवं संप्रदायों में साक्षरता दर तथा विभिन्न आयु समूहों के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। आपको बता दें, जो ये जनसांख्यिकी है इसके 2 प्रकार होते हैं, और वही यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आकारिक जनसांख्यिकी, आकारिक जनसांख्यिकी, तो पहले तो आप ये नाम याद कर ले, आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी। ये इसके 2 प्रकार हैं। वैसे तो इसका अर्थ भी पूछा यहाँ पर, किससे क्या आशय है। चलो अब देखिए, सबसे पहला आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी, इसके 2 प्रकार हैं। आकारिक जनसांख्यिकी क्या होती है? इसके नाम से पता चलता है आकारिक, आकार जिसमें जनसंख्या के आकार का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। तो आकारिक जनसांख्यिकी में किस चीज का अध्ययन होता है? जनसंख्या के आकार का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। जनसंख्या के आकार का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, याद हो गया आपको। अब आगे देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के कारकों का विश्लेषण एवं मापन भी किया जाता है कि जनसंख्या में परिवर्तन के कौन से कारण हैं, उन कारणों का विश्लेषण और उसका मापन भी किया जाता है। इस कार्य के लिए गणित की अत्यधिक विकसित विधि को अपनाया जाता है। तो आकारिक जनसंख्या के मापन और विश्लेषण के लिए गणित की अत्यधिक विकसित जो विधि है उसे अपनाया जाता है। अब इसका दूसरा प्रकार देखो, सामाजिक जनसांख्यिकी। इसके अंतर्गत जनसंख्या के सामाजिक, नाम से पता चल रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक जनसांख्यिकी में किस चीज का अध्ययन होता है? जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्षों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसमें जनसंख्या की संरचना और परिवर्तनों के व्यापक कारणों और परिणामों को
भी जानने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें जनसंख्या की संरचना अर्थात उसकी बनावट, कि उसमें किस आयु वर्ग के कितने लोग हैं, स्त्री कितनी है, पुरुष कितने हैं, किस आयु के कितने लोग हैं, बुजुर्ग अधिक हैं या युवा वर्ग ज्यादा है, तो वो इसकी संरचना में आ जाएगा। और परिवर्तनों के व्यापक कारणों और उसके परिणाम भी जानने का प्रयास किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में जनगणना के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो पहले क्वेश्चन समझ लो जनगणना के विकास का, कि जनगणना कब शुरू हुई और कैसे कैसे उसका विकास हुआ। तो ये आंसर थोड़ा बड़ा हो गया है, वैसे ये अति लघु है, तो आप इसे यहाँ से भी लिख सकते हैं 1790 से, जब से जनगणना शुरू हुई है। लेकिन उससे पहले ये क्यों शुरू हुई मैंने थोड़ा सा वो भी बता दिया है। तो देखिए, भारत में जनगणना के विकास ने जैसे जैसे राज्य के कार्यों का विस्तार हुआ, वैसे वैसे ही सामाजिक आंकड़ों को व्यवस्थित और नियमित रूप से एकत्र करने की आवश्यकता होने लगी। तो कारण ये था जिसके कारण जनसंख्या प्रारंभ हुई। किस लिए? जैसे जैसे राज्य के कार्यों का विस्तार हुआ, अर्थात राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनसंख्या के आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से जानने की आवश्यकता महसूस हुई। और फिर क्या हुआ, 1790 में सबसे पहले अमेरिका में 1790 में सर्वप्रथम, आप यहां से आंसर लिख सकते हैं, ऊपर का चाहे छोड़ देना, वैसे समझ लो। तो 1790 में सर्वप्रथम अमेरिका में जनगणना प्रारंभ की गई थी। अमेरिका में जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1790 में। ये आपको निश्चित उत्तरीय में भी आएगा, तो इसे अच्छे से याद कर ले। अमेरिका में सबसे पहले 1790 में जनगणना प्रारंभ हुई थी। फिर 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में, 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में यूरोप में भी जनगणना शुरू हो गई। और इसके बाद हमारे देश में ब्रिटिश सरकार ने 1867 से 72 के बीच में पहली बार जनगणना कराई थी। तो अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने 1867 से 72 के बीच में पहली बार जनगणना हमारे देश में कराई थी। इसके बाद 1881 से, एक बात और बता दूं, मैंने ये काफी बड़ा हो जाता है इसे लिखा है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लें। तो पहले जनगणना जो है ब्रिटिश सरकार ने 1867 और 72 के बीच करवाई थी। उसके बाद स्वतंत्रता पाने के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी। आजादी के बाद जो हमारी पहली जनगणना थी वो 1951 में हुई थी। और हमारी जो अंतिम जनगणना है वो 2011 में हुई थी। ये तुम्हें वैली शॉर्ट में भी वैली शॉर्ट तो ये है, निश्चित उत्तरीय में भी आ सकता है। और जो हमारी अगली जनगणना है वो 2021 में होगी। तो ये क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन डाल के इनका आंसर लिख लें। हमारी अंतिम जनगणना कब हुई थी? 2011 में। और अग्रिम या अगली जनसंख्या कब होगी, अगली जनगणना कब होगी? 2021 में। लेकिन जो इसका जनगणना का नियमित रूप था वो 1881 से शुरू हुआ। 1881 से नियमित रूप से हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होने लगी। एक बात और याद रखो, जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। तो 2011 में हुई है, फिर 2021 में होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है जन्म दर और मृत्यु दर किसे कहते हैं। सबसे पहले जन्म दर से आशय एक निर्धारित अवधि के दौरान या एक निर्धारित अवधि में 1000 जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से है। तो जन्म दर किसे कहते हैं? किसी निर्धारित क्षेत्र में निर्धारित समय में 1000 लोगों के पीछे या 1000 जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को ही जन्म दर कहा जाता है। अच्छे से याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला देखो मृत्यु दर। मृत्यु दर से आशय एक निर्धारित अवधि के दौरान, बिल्कुल आधा ऊपर का ऐसे आ जाएगा, एक निर्धारित अवधि के दौरान 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से है। इसमें आप जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या लगा देंगे और यहाँ मरने वाले लोगों की संख्या लगा देंगे। इसमें बच्चे और यहाँ मरने वाले लोगों की संख्या लगा देंगे। बहुत सिंपल सा है।